और अब अलवर से भी एक ठगी की खबर सामने आई है, जहां पर बाप बेटे ने रिटायर्ड आईएएस से ठगे हैं 35 लाख रुपए। रिटायर्ड आईएएस जगदीश प्रसाद से बिजनेस के नाम पर यह ठगी की गई है। ठगी की वारदात के बाद बाप बेटा अलवर से फरार हुए। पीड़ित ने अरावली विहार थाने में धोखाधड़ी का केस दर्ज करवाया है। आरोपी कजुरमल और उसका बेटा अशोक मूल रूप से बांदीकुई के निवासी हैं और पहले कजुरमल और एक रियल एस्टेट कंपनी में मैनेजर था। तो बिजनेस के नाम पर 35 लाख की ठगी की वारदात रिटायर्ड आईएएस से ठगी की गई है। बाप बेटे ने मिलकर इस ठगी की वारदात को अंजाम दिया है और फिलहाल दोनों ही फरार बताए जा रहे हैं। तो बड़ी जानकारी, रिटायर्ड आईएएस जगदीश प्रसाद से बिजनेस के नाम पर ठगी का ये पूरा मामला। ठगी की वारदात के बाद बाप बेटा अलवर से फरार। संवाददाता नितिन फोनलाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। नितिन, बाप बेटे ने जो है रिटायर्ड आईएएस से ठगे हैं 35 लाख रुपए, क्या ये पूरा मामला है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अरावली विहार थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां पर बाप और बेटे ने एक रिटायर्ड आईएएस है उनसे बिजनेस के नाम पर 35 लाख रुपए ठग लिए। उसके बाद में जो रिटायर्ड आईएएस है उनको पता लगा, उसके बाद में वे अरावली विहार थाने पर पहुंचे और मामला जो है बाप बेटे के खिलाफ दर्ज कराया गया है। उसके बाद में 35 लाख रुपए ठगने के बाद में बाप बेटे दोनों मौके से फरार हो गए और अब वो घर पर नहीं है। पुलिस मौके पर पहुंचकर उनकी जांच कर रही है कि किस तरह का मामला था। लेकिन जो पीड़ित रिटायर्ड आईएएस है उसने बताया है कि बाप बेटे ने उनके साथ धोखाधड़ी की है बिजनेस के नाम पर और उनसे 35 लाख रुपए हड़प लिए थे और उसके बाद में मौके से फरार हो गए। ठीक है, फिलहाल कोई पता चल पाया है कि कहां है दोनों बाप बेटे और क्या पहले भी इस तरीके से कोई वारदात को अंजाम दे चुके थे वो? नहीं, अभी पुलिस जो है अरावली विहार थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है कि ये दोनों कहां फरार हो गए। इस तरह से इनकी लोकेशन ट्रेस की जा रही है। साथ ही अभी इनके खिलाफ मामला अरावली विहार थाने में दर्ज हो चुका है और पुलिस मामले की जांच करने के बाद में इनको गिरफ्तार करने के लिए जुटी हुई है। ठीक है, बहुत धन्यवाद नितिन आपका तमाम जानकारी देने के लिए। जयपुर से बड़ी खबर यह है कि करधनी थाना इलाके में बीती रात चलती कार में आग लग गई। कालवाड़ रोड पर बजरंग द्वार के पास ये चलती कार में आग लगी है। कार चला रहे मेहुल ने तुरंत कार से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई है। कार से अपने घर जा रहा था मेहुल कुमार, तभी अचानक से कार से धुआं उठने लगा और आग लग गई। दमकल कर्मियों ने 2 दमकल की मदद से आग पर काबू पाया। कार जो है वो पूरी तरीके से जलकर खाक है। आग की वजह से कालवाड़ रोड पर जाम भी लग गया। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कोटा में अवैध खनन के माफिया ने हद पार कर दी है। नगर निगम सीमा क्षेत्र वार्ड नंबर 17 धाकड़खेड़ी गांव के पास राधा कृष्णापुरम कॉलोनी में माफिया सक्रिय है। रात भर जेसीबी मशीन मिट्टी उठाने और खाली करने के लिए बड़े बड़े डंपर लगे रहते हैं। कॉलोनी निवासी इकट्ठा होकर शिकायत देने नहीं गए, लेकिन 2 साल में आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। सरकार हो या सिस्टम, अवैध खनन शुरू से एक चुनौती रहा ही है। लेकिन अवैध खनन के माफिया हैं कि कहीं दिन दहाड़े तो कहीं रात के अंधेरे में प्रकृति का दोहन करने में लगे हुए हैं। कोटा में तो हद ही हो गई, जहां एक रिहायशी इलाके के अंदर इल्लीगल माइनिंग, अवैध मिट्टी खुदाई का काम सालों से चल रहा है, लेकिन मानो सिस्टम की आंखें पूरी तरह से बंद है। कोटा का धाकड़खेड़ी इलाका नगर निगम क्षेत्र में आता है और इसका ये राधा कृष्णपुरम कॉलोनी, जहां पर करीब करीब 300 घर है, वहां पर अवैध खनन के माफियाओं ने लूट मचा रखी है। लूट प्रकृति के दोहन करके। और देखिए जरा ये तस्वीर, जो कि अपने आप में बोलेगी, दिखाएगी, बताएगी कि देखिए किस तरह से यहाँ पर मिट्टी की लूट मची है। रात का अंधेरा जैसे ही आता है, उसके साथ पूरी रात बड़े पैमाने पर यहाँ पर जेसीबी के साथ में खुदाई की जाती है। क्या दिक्कत है जो कि आप लोग, इस पूरी कॉलोनी के लोग झेल रहे हैं? सर 2 साल से यहाँ पे बहुत भारी तरह से विवाद की वजह से ट्रक वगैरह दिन पूरी रात चलते हैं। कोई भी लोग बीच में बोलते हैं तो उनको दादागिरी बताते हैं ये लोग। इनको हम लोगों ने कई बार इकट्ठे होकर बोला भी सही, भाई यहाँ पे कॉलोनी के रोड वगैरह को इस तरह से खराब कर रखा है। तो बहुत से लोग स्कूटियों से निकलते हैं तो गिरते हैं। कोई मतलब प्रशासन की कोई सुनवाई नहीं है।
कई बार बोला भी है, लोग आते हैं प्रशासन वाले देख के निकल जाते हैं। सर कोई कार्रवाई करता ही नहीं है, जैसे कि आता है देख के चले जाते हैं। प्रशासन भी आता है, पुलिस वाले भी आते हैं, माइनिंग वाले भी आते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई होती नहीं है। शिकायत की आपने कभी? शिकायत की है, कई बार शिकायत भी थाने की तक पहुंचाई है? थाने तक भी पहुंचाई है, माइनिंग डिपार्टमेंट में लिखित में दे रखी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। सारे कॉलोनी वाले परेशान है। बोला भी है, पहले कॉलोनी वालों ने मिलके भी बोला है कि ये इधर से मत निकालिए, डंपर रोड खराब होते हैं, बच्चे भी हैं छोटे जो स्कूल जाते हैं और बस वगैरह भी आती है, तो लेकिन उस तरह से कोई कार्रवाई हुई नहीं है अब तक। क्या वजह मानते, क्यों नहीं हुई कार्रवाई? हो सकता है कि एक तो उनकी तरफ से भी दबाव हो। खैरथल तिजारा जिले के भिवाड़ी से ये खबर है। भिवाड़ी में चोरों का आतंक देखने को मिला है। इलेक्ट्रॉनिक शॉप मालिक को बातों में लगाकर चोरी की गई है। गले में रखे 60,000 रुपए चोरी कर दिए हैं। दोनों ही चोर इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने के लिए आए थे दुकान पर मौका देखकर गले से 60,000 रुपए उड़ा लिए। चोरी करते समय दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई है। पीड़ित ने भिवाड़ी थाने में चोरी का मामला दर्ज करवाया है। थाना पुलिस सीसीटीवी कैमरे की सहायता से चोरों की तलाश कर रही है। तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक शॉप मालिक को बातों में लगाकर चोरी की वारदात आप देख सकते हैं। किस तरीके से फोन में बात करते हुए गले को खोलता है ये शख्स और उसके वहां पर रखे जो पैसे हैं उन्हें लेकर अपने जेब में डाल देता है और वहां से फरार हो जाता है। गले में ये 60,000 रुपए रखे हुए थे और जिन्हें जो है आराम से निकालता है और अपने जेब में भरता है। गले को बंद करता है, गले की चाबी लगाता है और चाबी वहां पर रखकर फरार हो जाता है और पानी की बोतल भी बाकायदा वहां पर से लेकर जाते हैं। तो ये है शातिर चोर। किस तरीके से चोरी का ये आतंक बढ़ रहा है, आपकी नजर हटी, आपके साथ दुर्घटना घटी, ये वही जो है मंजर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था और जो चोर है उसकी शक्ल जो है वो साफ पहचानी भी जा रही है। ये दो लोग आते हैं और बातों में उलझाते हैं दुकान के मालिक को और इलेक्ट्रॉनिक सामान देखने के लिए यहाँ पर आए हुए थे और तभी एक शख्स जो है गले के पास पहुंचता है, चाबी खोलता है, पैसे निकालता है, जेब में भरता है और वहां से फरार हो जाता है। जयपुर के चंदबाजी से बड़ी खबर यह है कि अनियंत्रित होकर कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे में कार सवार 5 युवक को चोटें आई हैं। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। कार में बियर की बोतल भी मिली है। क्रेन की सहायता से कार को साइड किया गया है। निम्स यूनिवर्सिटी के पास देर रात की पूरी घटना बताई जा रही है। तस्वीरें आपके सामने है। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हो गई है। प्रदेश में झुंझुनू, दौसा, देवली, उनियारा, खिवसर, 84, सलूंबर, रामगढ़ सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। हो गया उपचुनावों का शंखनाद। 13 नवंबर को 7 सीटों पर मतदान। 23 नवंबर को आएंगे चुनाव नतीजे। झुंझुनू, देवली, उनियारा, दौसा, 84, खींवसर, रामगढ़ और सलूंबर सीट पर उपचुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही 48 विधानसभा सीटों और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान भी किया। All 47 ACs and 1 PC of Kerala would undergo the election along with the phase 1 of Jharkhand. The same schedule, 13th November would be date of poll, and only for 2 ACs, one for assembly and one for parliament. That is Kedarnath in Uttarakhand, because on 12th there is gazetted holiday and dispersal of the parties takes place on that day. Therefore, it is on 20th. And similarly for Maharashtra, except that everything would be on during the first phase. प्रदेश की 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के ऐलान के साथ ही पूरी प्रक्रिया भी साफ हो गई है। इसके तहत 18 से 25 अक्टूबर तक नामांकन किया जा सकेगा। इसके बाद 28 अक्टूबर तक नामांकन पत्रों की जांच होगी। 30 अक्टूबर तक उम्मीदवार नामांकन वापस ले सकेंगे। 13 अक्टूबर को 7 सीटों पर उपचुनाव होगा और मतगणना 23 नवंबर को होगी। उपचुनाव के ऐलान के साथ ही बीजेपी ने सभी 7 सीटों पर कमल खिलाने का दावा किया है।
हमें पूरा भरोसा है कि कार्यकर्ता और यहाँ की जनता इस बार जून के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी और हजारों मतों से हम लोग ये सीट जीतेंगे। कमल का फूल जो हमारा चिन्ह है वो लेकर आएगा और हम उसी के साथ में आज भी हमारी बैठक हुई है, उसमें यही तय हुआ कि जो भी प्रत्याशी आएगा वो भारतीय जनता पार्टी का होगा, अपना होगा और उसके साथ हम लोग मिलकर काम करेंगे, क्योंकि हम व्यक्तिवादी विचार पर विश्वास नहीं करते, विचारधारा विश्वास करते हैं जो भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह लेकर उनके साथ मिलकर काम करेंगे। उपचुनाव के ऐलान से पहले ही ऐसी खबरें आ रही थी कि बीजेपी ने सभी सीटों पर उम्मीदवार फाइनल कर लिए हैं, जबकि कांग्रेस जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश कर रही है। आपको बता दें कि 13 नवंबर को जिन 7 सीटों पर उपचुनाव होंगे उनमें से 4 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा था, जबकि एक-एक सीट बीजेपी, बीएपी और आरएलपी के पास थी। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं इन 7 सीटों पर उपचुनाव आखिर क्यों हो रहे हैं। देवली उनियारा विधानसभा सीट, कांग्रेस विधायक हरीश मीणा के सांसद बनने से सीट खाली हुई। दौसा विधानसभा सीट, कांग्रेस विधायक मुरारीलाल मीणा के सांसद बनने से सीट खाली हुई। झुंझुनू विधानसभा सीट, कांग्रेस विधायक ब्रिजेंद्र ओला के सांसद बनने से सीट खाली हुई। 84 विधानसभा सीट, बीएपी विधायक राजकुमार रौत के सांसद बनने से सीट खाली हुई। खींवसर विधानसभा सीट, आरएलपी विधायक हनुमान बेनीवाल के सांसद बनने से सीट खाली हुई। सलूंबर विधानसभा सीट, बीजेपी विधायक अमृतलाल मीणा के निधन के बाद सीट खाली हुई। रामगढ़ विधानसभा सीट, कांग्रेस विधायक जुबेर खान के निधन के बाद सीट खाली हुई। बीजेपी सांसद सीपी जोशी ने भजनलाल सरकार के नेतृत्व और सरकार में हुए विकास कार्यों के दम पर जीत का दावा किया है। तो क्षेत्र की जनता भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाएगी, ऐसा मैं पूरा विश्वास जताता हूँ, क्योंकि पिछले बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी के अगुवाई में जिस प्रकार से राजस्थान में विकास के नई आयाम स्थापित हुए हैं, नई नई योजना आई हैं, चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, युवा हो, महिला हो, हर सेक्टर में बड़ी संख्या में काम हुआ है। तो मैं सोचता हूँ निश्चित रूप से उस क्षेत्र में भाजपा का कमल खिलेगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी बेहद उत्साहित है। वहीं कांग्रेस के सामने जहां अपनी 4 सीटों को बचाने समेत 7 सीटों को जीतना किसी चुनौती से कम नहीं होगा। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि उपचुनाव में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिलेगी, यानी बीजेपी का सफाया हो जाएगा। लोग देख रहे हैं, सारी चीजें स्थिति है जो है वो सब के सामने है। मैं ये कह सकता हूं कि 7 उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 0 सीट मिलेगी। ये मैं आपके सामने आज कैमरे के सामने कह रहा हूं। उपचुनाव में बीजेपी का सफाया हो जाएगा। जनता तैयार बैठी है बीजेपी को ठोकने के लिए। बीजेपी के नेताओं को जाने से भी घबराएंगे, आप देख लेना। जनता के बीच में जाने में जोर आएगा। उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी संग्राम शुरू हो गया है। दोनों ही पार्टियां अपने अपने तर्कों के साथ जीत का दावा कर रही हैं, लेकिन असली फैसला जनता की अदालत में होगा जब 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए वक्त